अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा मार्च 2024 का संपूर्ण करंट, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा है 30 मार्च 2024 को किन दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कौन से हो जाएंगे, तो चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। इनको कैसे दिया गया है, तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। इसके साथ साथ और किन लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो 2024 में अगर देखा जाए मार्च 2024 में, तो मार्च 2024 में टोटल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें से 4 जो है वो कैसे हैं, तो उनको मरणोपरांत दिया गया है। वो 4 कौन कौन से हैं, तो 2 पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, और प्रख्यात वैज्ञानिक जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन, उनको दिया गया है। इन चारों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। और एक लोगों को दिया गया है किसको, लाल कृष्ण आडवाणी, जो जीवित है वर्तमान में, ठीक है। तो लाल कृष्ण आडवाणी, टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, 4 मरणोपरांत, जिसमें से 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत रत्न की अगर बात करें तो अभी पहली बार भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसके पूर्व अधिकतम 4 लोगों को भारत रत्न एक साथ दिया गया था। अब की बार 2024 में 5 लोगों को दिया गया है, यानी सर्वाधिक लोगों को भारत रत्न कब दिया गया, तो इस बार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय नौसेना 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहाँ पे चलाया, तो कहाँ पे चलाया गया, तो ये अरब सागर में चलाया गया है ऑपरेशन, अरब सागर में, ठीक है। और किसको छुड़ाने के लिए, तो 23 भारतीय नौसेनियों को, ठीक है, 23 जो पाकिस्तानी नौ वो थे, नागरिक थे, उनको छुड़ाया गया है। और कौन से जहाज था, तो ईरानी एक जहाज था, उस पर सोमाली डाकुओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था और भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। भारत का कौन सा था, तो INS सुमित्रा था, भारतीय नौसेना का INS सुमित्रा जहाज था, वो इसके ऑपरेशन में शामिल था, ठीक है, INS सुमित्रा था। अगला देखते हैं, जहाज कौन सा था, तो जहाज ईरानी था, जिसपे कब्जा किया गया था डाकुओं द्वारा, और उस पर नागरिक कितने थे, तो पाकिस्तान के 23 नागरिक थे उस पर। और किसने छुड़ाया, तो भारतीय नौसेना द्वारा। भारतीय नौसेना में अगर देखा जाए कौन सी जहाज था, तो INS सुमित्रा था। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा हो जाएगा तेजस MK1, तेजस MK1A की हालिया पहली उड़ान जो का क्या महत्व है, ठीक है। तो तेजस क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे यह एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है, ठीक है। क्या है, तो स्वदेशी लड़ाकू विमान है। अगर इसकी बात करें तो मार्च 2024 में लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस जो है, ठीक है, कहाँ पे, तो बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या जिनकी HAL सुविधा ने अपनी पहली उड़ान भरी है। कहाँ पे भरी है, तो बेंगलुरु में भरी है। तेजस MK1 क्या है, तो स्वदेशी लड़ाकू विमान है। अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली। तो लोकपाल के अगर सदस्य की बात की जाए, ठीक है, तो सदस्यता किसने ली, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है वो लोकपाल के अध्यक्ष सदस्य बने हैं, ठीक है। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति AM खानविलकर जो हैं ये वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। और सदस्य के रूप में किसने ली, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। और कब लिए, तो 27 मार्च 2024 को लिए। अगला हमारा हो जाएगा भारत में लोकपाल के अध्यक्ष, तो अभी आपने देखा न्यायमूर्ति कौन से हो जाएंगे, MA खानविलकर जो है ये कौन से हैं, तो लोकपाल के अध्यक्ष हैं। सदस्य के रूप में किसने लिया, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लिया शपथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। NIA के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सदानंद वसंत तिथि, ठीक है। सदानंद वसंत तिथि को NIA के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ठीक है, इसका अनुसंधान के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपका बी हो जाएगा राजीव कुमार शर्मा को। राजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। और राजीव कुमार शर्मा कहाँ के हैं, तो 1990 बैच के ये IAS कैड, ठीक है, 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा पीयूष आनंद को। पीयूष आनंद की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश कैडर के, ठीक है, IPS अधिकारी हैं। और वर्तमान में अगर इनकी बात की जाए तो वर्तमान में ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने भारत निर्वाचन आयोग का ऐप एक है, उस ऐप का क्या नाम है,
तो उस ऐप का नाम क्या हो जाएगा, सी बिजिल, ठीक है, सी बिजिल। चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कौन से ऐप लागू किया, तो वो हो जाएगा सी विजिल ऐप का उपयोग किया है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने प्राप्त किया, तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो वो आपका हो जाएगा एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनकी अगर बात की जाए कि इनकी पूरी संपत्ति की, तो पूरी संपत्ति इनकी कितनी है, तो 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर इनकी पूरी संपत्ति है और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब हासिल किया है इन्होंने। इसके बाद किसका स्थान आएगा, तो उसके बाद जेफ बेजोस का स्थान आएगा और उसके बाद बात की जाए तो बर्नार्ड अर्नाल्ड का स्थान आएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया के अगर सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन होंगे, तो वो आपका हो जाएंगे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी है ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और विश्व के, तो विश्व के आपने देखा एलन मस्क थे। भारत में वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक स्थान फिसल कर 10वें स्थान पे ये जो मुकेश अंबानी है, पहले 9वें स्थान पे थे, वर्तमान में कौन से स्थान पे आ गए हैं, तो 10वें स्थान पे आ गए हैं। और इनकी टोटल अगर संपत्ति की बात की जाए तो वो आपका कितना हो जाएगा, 115 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाएगा। इनका संबंध किससे है, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसके चेयरमैन हैं ये। अगला हम देखते हैं, दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारा है मुंबई, ठीक है, मुंबई है। भारत में अगर बात की जाए अरबपति आबादी की, तो 271 अरबपति के साथ विश्व में तीसरे स्थान पे है भारत, ठीक है, तीसरे स्थान पे है। 24 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है इसमें, पहले कितना था, तो 271 में 84 घटा देंगे तो 84 लोगों की वर्तमान में वृद्धि हुई है। और मुंबई जो है वो पहली बार एशिया के अरबपति राजधानी के रूप में, ठीक है, बीजिंग से आगे निकल गया है मुंबई अपना। नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्च 2024 में वाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था, ठीक है, कौन सा, तो वाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढह गया है। और किस कारण ढह गया है, तो मालवाहक जहाज की टक्कर के कारण ढह गया है। इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक यानी कि टीबी वैक्सीन MTBV-AC के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है, तो किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। और भारत बायोटेक इंटरनेशनल की अगर बात करें तो वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन का नाम क्या है, MTBV-AC हो जाएगा, ठीक है, इसने शुरू किया गया है। अगला हो जाएगा, 128 खिलाड़ियों को भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ किया गया है। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में हुआ है। और कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं, तो 128 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और पंचकुला हरियाणा में अगर बात करें तो किस स्टेडियम में, तो वो आपका हो जाएगा ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया है ये। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया। संघर्ष में कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, तो कौन कौन से, तो इजराइल और फिलिस्तीन शामिल थे। किसके द्वारा युद्ध विराम की, ठीक है, युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किया गया। और कब की बात है, तो मार्च 2024 की बात है। अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है, तो वो आपका ड्रूप ग्याल्पो का आदेश है, ठीक है, ड्रूप ग्याल्पो का आदेश है पुरस्कार का नाम। और इससे सम्मानित किया गया किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और कहाँ का पुरस्कार है, तो ये भूटान का पुरस्कार है। आईपीएल सीजन की पारंपरिक शुरुआत की अगर तारीख की बात की जाए तो वो कब है, तो वो हमारा हो जाएगा मार्च का जो आखिरी शुक्रवार होता है। मार्च का आखिरी शुक्रवार तो होता है, उस टाइम पे क्या होता है, पारंपरिक रूप से आईपीएल सीजन की शुरुआत होती है। और ये कब शुरू हुई है, तो ये 22 मार्च 2024 को शुक्रवार का दिन था, 22 मार्च 2024 को आईपीएल की शुरुआत हुई है, ठीक है। और कौन इसमें जीत गया है, तो केकेआर वर्तमान में विजित हुआ है इसमें, ठीक है, विजेता घोषित हुआ है, आईपीएल का विजेता केकेआर हुआ है। और उप विजेता कौन था, तो उप विजेता आप सनराइजर्स हैदराबाद था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं,
किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहादत दिवस के रूप में मनाया गया? ठीक है, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा, लगभग सभी लोग जानते हैं, ये आपका 23 मार्च हो जाएगा। 23 मार्च के दिन क्या हुआ था, तो तीन बहादुर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको क्या हुआ था, इनको फांसी की सजा हुई थी, यानी कि शहादत दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। अगला हमारा हो जाएगा, परिवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बारे में क्या कहा गया? परिवर्तन निदेशालय द्वारा यानी कि ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में महत्वपूर्ण अगर बात कही गई तो वो कौन सी बात है, तो भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, ये इनके बारे में मुख्य रूप से था। ठीक है, और कब गिरफ्तार किया गया, तो 21 मार्च 2024 को, और किस मामले में, तो शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला हमारा हो जाएगा, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन आरएलबी का नाम क्या दिया गया है? ठीक है, ये रिसाइकल है, तो पहले पुनः प्रयोग जो है प्रयोज्य लॉन्च वाहन कौन सा है, आरएलबी का नाम क्या है, तो ये आपका हो जाएगा आरएलबी पुष्पक। ठीक है, आरएलबी पुष्पक है, कहाँ से किया गया है, तो इसरो द्वारा किया गया है सर्वप्रथम, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग के पास जो चैलकेरे में एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज है, वहां से किया गया है किसका, तो आरएलबी पुष्पक का सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है। अगला क्वेश्चन होगा, एयरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज, ठीक, एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी कि एटीआर कहाँ स्थित है, जहां आरएलबी परीक्षण आयोजित किया गया है? ठीक है, तो एटीआर कहाँ स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक के चल्लकेरे कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चल्लकेरे कर्नाटक में स्थित। अगला हमारा हो जाएगा, किस बैंक को चुनावी बांड बेचने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है? हाल ही में है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन चल रहा है, और इलेक्शन के टाइम पे चुनाव आयोग द्वारा किस बैंक को चुनावी बांड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है, तो वो कौन सा बैंक हो जाएगा, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई हो जाएगा। कब दिया गया, तो 24 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ खरीदारी का मिलान करने में मदद करने के लिए उनकी संख्या सहित चुनावी बांड का एक डेटा सेट जारी किया है। और किस बैंक को, एसबीआई जो बैंक है, इसको क्या किया गया है, तो इसको अधिकृत किया गया है इस कार्य के लिए। अगला हमारा देखते हैं, मार्च 2024 को लेबनान, यानी कि लेबनान कहाँ पे, लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगी। तो मार्च 2024 को लेबनान में WTT फील्डर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? देखिए, लेबनान के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं था, किंतु इस पे अगर देखा जाए भारतीयों की जीत जब हो जाती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेबनान में WTT फील्डर बेरूत टूर्नामेंट के रूप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो किसके द्वारा जीता गया, तो साथियान ज्ञान शेखरन के द्वारा जीता गया। साखियान ज्ञान के शेखरन के द्वारा जीता गया है। और कौन सा जीता गया है, तो टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता गया है, WTT फील्डर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता गया इनके द्वारा। अगला हमारा देखते हैं, उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आपका हो जाएगा दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। और ये क्या है, तो ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में, ठीक है, मार्च 2000 कब घोषित किया गया, तो 19 मार्च 2024 को घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव के रूप में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है किरण रिजिजू को सौंपा गया है। ये कौन सी है, तो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री के रूप में है। किस घटना ने संसद की सुरक्षा और सीआईएसएफ की तैनाती के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है, तो कौन सी घटना हो जाएगा, तो अभी हाल ही में देखे होंगे शीतकालीन सत्र के दौरान क्या हुआ था, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था कुछ लोगों द्वारा। ठीक है, जैसे क्या हुआ था, तो धुएं धुएं जो गोला था उसको लेके संसद भवन में लोग घुस गए थे, उस स्थिति को देखते हुए। अगला हमारा देखते हैं, 8 गुटबाजियों को निलंबित किया गया था इसके लिए। ठीक है, 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया गया था संसद में, और क्या हुआ था, सुरक्षा तंत्र फेल हुआ था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएंगे विनय कुमार। विनय कुमार हो जाएंगे, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विनय कुमार जो है 1992 के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार जो है वो भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इससे पूर्व अगर बात करें तो म्यांमार में
भारत के राजदूत के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है, भारत में, म्यांमार में ये भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो निवेशकों और उद्यमियों के बीच नेटवर्किंग की सुरक्षा सुविधा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और कब किया गया? तो 18 से 20 मार्च के मध्य किया गया। तो कहाँ पे? नहीं तो नई दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो पुनः इनको चुना गया, किसको? व्लादिमीर पुतिन को। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति के रूप में रिकॉर्ड, ठीक है, यानी कि कितनी बार, कौन से बार की बार चुने गए हैं? तो 5वें कार्यकाल के लिए इन्होंने चुनाव जीता है। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका हो जाएगा सरस्वती पुरस्कार। और क्यों सम्मानित किया गया? तो उनकी एक कृति है, ठीक है, मलयालम भाषा में उनकी कृति है, और उस कृति का नाम क्या है? तो उस कृति का नाम है रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम 13 से 22 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 में इनको क्या दिया गया? सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके किस पुस्तक के लिए? तो रौद्र सात्विकम के लिए। ठीक है, रौद्र सात्विकम, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा रौद्र सात्विकम के लिए। प्रभा वर्मा को कौन सा पुरस्कार? तो सरस्वती पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, प्रभा वर्मा किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान मिला? ठीक है, प्रभा वर्मा के किस उपन्यास को सरस्वती सम्मान मिला? तो अभी आपने देखा, क्या हो जाएगा? रौद्र सात्विकम को मिला है। अगला हमारा हो जाएगा, और इसमें किस चीज की बात की गई है रौद्र सात्विकम में? तो सत्ता, राजनीति, व्यक्तिगत नैतिकता के बीच जटिल संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है। इस चीज को भी ध्यान रखिए। 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया? आप सब जानते हैं, दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कोई हो नहीं सकती, तो वो हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। और कब से? तो 2018 से लगातार, ठीक है, चौथे साल दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी की उपाधि हासिल की हमारी दिल्ली। अगला हो जाते हैं, देखते हैं, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन के उभरा है? ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा बिहार का बेगूसराय। ठीक है, क्यों सा शहर बना है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन के उभरा है ये। और स्विस संगठन एक IQAR द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की अगर बात करें 2023 की, तो बिहार बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित क्या है? महानगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया। अगला हमारा हो जाएगा, भारत के वर्तमान मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? तो देखिए, चुनाव आयुक्त और इलेक्शन की बात करें, IPL की बात करें, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टाइम पे चल रहा है। जैसे रेमल तूफान की बात करें, तो ये सारे करंट में टॉपिक चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान में मुख्य आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो आपका हो जाएगा राजीव कुमार, लगभग सभी लोग जानते हैं। और कब से है ये? ठीक है, तो ये इनकी कार्यकाल की अगर बात करें तो 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। इस बार का चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा? तो 19 अप्रैल से शुरू होगा और 7 चरणों में संपन्न होगा। और कब मतगणना होगी? तो 4 जून को मतगणना होगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो नवनीत कुमार सहगल द्वारा प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय PWD आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया? तो वो आपका हो जाएगा, PWD आइकन के रूप में किसे घोषित किया जाएगा? तो शीतल देवी हो जाएगा। ठीक है, शीतल देवी क्या है? तो इनके हाथ नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। और ये क्या है? तो ये एक खिलाड़ी है। ठीक है, पैरा तीरंदाज और अर्जुन अर्जुन पुरस्कार विजेता है शीतल देवी, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, पैरा तीरंदाज है और अर्जुन पुरस्कार विजेता है। हाल ही में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है 2023 में ही। और शीतल देवी को क्या चुना गया? तो चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय PW आइकन घोषित किया गया है इनको। अगला देखते हैं हम, चुनावी बांड क्या होती है? हाल ही करंट में रहा है, चुनावी बांड क्या होती है? तो चुनावी बांड की अगर बात करें तो गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन होता है। चुनावी बांड वित्तीय साधन है जो व्यक्तियों और कंपनियों को भारत में राजनीतिक दलों को गुमनाम के नाम से, ठीक है, गुमनाम दान देने की अनुमति देता है। अगला हमारा हो जाएगा, किस हालिया घटनाक्रम के कारण
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो वो कौन सा घटनाक्रम था? तो 15 फरवरी 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला था, और फैसले के तहत क्या था? तो इसके तहत घोषित किया गया कि अदालत ने पाया कि इस योजना में पारदर्शिता की कमी थी तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन के कारण इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्या निर्देश दिया? ठीक है, आप सभी लोग जान रहे हैं भारत में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ और आरबीआई के साथ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या रीजन था? तो विभिन्न उपकरणों में जमा टॉपअप को स्वीकार करना बंद करना होगा। ऐसा किसने निर्देश दिया? तो आरबीआई द्वारा निर्देश दिया गया। और किसे? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को निर्देश दिया गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश क्यों दिया है? क्या कारण था? तो गैर अनुपालन मुद्दे और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण, ठीक है, आरबीआई द्वारा क्या किया गया? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, ठीक है, बंद करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसमें क्या था? तो जिसमें देखिए, इसमें खाता खोलने के दौरान अनुचित पहचान, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को संभावित भागीदारी व असामान्य संख्या में निष्क्रिय खाते शामिल थे, इस वजह से इसको बंद किया गया है। अगला हमारा हो जाएगा, 2023-24 सीजन की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? 2023-24 सीजन की रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारी हो जाएगी मुंबई की टीम ने जीता है। इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो कब? तो 14 मार्च 2024 को, ठीक है, सीजन में फाइनल में किसने? तो विदर्भ को 169 रनों से हरा कर 42वां अपना रणजी ट्रॉफी जीता। किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपराधिक मामले प्रबंधन प्रणाली। आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली का लक्ष्य किस प्रकार के डेटा को व्यवस्थित, एकीकृत और डिजिटलाइज करना है? तो ये आपका हो जाएगा जांच के दौरान उत्पन्न डेटा, जैसे मामलों के दस्तावेज और सबूत को। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लॉन्च किए गए संकलन संकलन मोबाइल ऐप, ठीक है, संकलन मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? किसके द्वारा जांच शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया गया। और कौन सा ऐप शुरू किया गया? तो संकलन मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करना, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो अभी आपने देखा मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो राजीव कुमार थे। और अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया आपका सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कौन है? तो ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के रूप में है। कौन कौन? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा क्या है? तो ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रस्ताव एक राज्य एक चुनाव की अवधारणा के रूप में है। और एक राज्य एक चुनाव की अगर बात करें तो इसके लिए हाल ही में क्या गठित किया गया है? तो एक समिति गठित की गई है इस पर विचार करने के लिए। और उस समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस चीज को भी, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है, तो वो आपका हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। और ये अगर बात करें तो लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मार्च का दूसरा जो आपका गुरुवार है उस तारीख को मनाया जाता है। और इसके तहत इसका लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो विश्व किडनी दिवस जो आपका था 14 मार्च 2024 को मनाया गया। इसका विषय की अगर बात करें तो सभी के लिए स्वस्थ किडनी जो है, किडनी स्वास्थ्य, ये इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भूटान के प्रधानमंत्री हैं? हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा भारत का दौरा किया गया। और वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो आपका हो जाएगा दासो सेरिंग तोब्गे। दासो सोरिंग तोब्गे हैं। ये कौन है? तो भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और इनके द्वारा 5 दिवसीय भारत में यात्रा की गई है हाल ही में। ठीक है, कब की गई है? तो 14 मार्च 2024 को 5 दिवसीय यात्रा की गई है। भारतीय सेना के लिए खरीदे गए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर AHL का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आपका सैन्य परिवहन करने के लिए खरीदा गया है। कौन? 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH खरीदा गया है।
नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कितने को खरीदा गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितना, 8,073 करोड़ रुपए के खरीदा गया है ये। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, मार्च 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री परिवर्तन हुए हैं और कौन बने हैं? तो ये नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही में। किस पार्टी से हैं? तो ये भाजपा की पार्टी से हैं। और बात करें इनका शपथ ग्रहण समारोह तो कब हुआ है? तो 12 मार्च 2024 को हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाई 91 क्या है? फ्लाई 91 क्या है? तो यह एक नई क्षेत्रीय एयरलाइंस है, ठीक है। कौन सी? तो क्षेत्रीय एयरलाइंस है ये। और इसकी बात करें तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इस एयरलाइन का उद्घाटन किया गया है। और इस मंत्री की बात करें, ठीक है, तो गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लक्षद्वीप अगत्ती द्वीप के बीच यह अपनी पहली उड़ान भरी है। कहाँ से? तो गोवा से लक्षद्वीप के बीच इसकी पहली उड़ान हुई है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, 12 मार्च 2024 को पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास क्या है? 12 मार्च 2024 को 24 में पोखरण में आयोजित भारत शक्ति अभ्यास का क्या, भारत शक्ति अभ्यास क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, अगर बात करें इसको थोड़ा सा डिटेल देखने का, तो इसकी बात करें तो भारत शक्ति, ठीक है, भारत शक्ति जो अभ्यास है अवलोकन किया गया है उसका। और इस अभ्यास में किसकी बात की गई है? तो आत्मनिर्भरता की बात की गई है। और इसमें कौन कौन से शामिल हुए? तो पोखरण प्रदर्शन फील्ड में फायरिंग रेंज के सेना, नौसेना, वायुसेना और एकीकृत मारक क्षमता और युद्धाभ्यास क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया है इसमें। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस मादा चीता ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया? तो सर्वप्रथम देखेंगे कूनो कहाँ पे है? तो कूनो मध्य प्रदेश में है। और उस चीता का नाम क्या है? तो उस चीता का नाम आपका हो जाएगा गामनी। गामनी द्वारा कितने शावकों को जन्म दिया गया? तो 5 शावकों को जन्म दिया गया। और ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता आए थे ये कहाँ से आए थे? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका से आए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और कब आए थे? तो कब जन्म दिया है अगर इसकी बात करें तो 10 मार्च 2024 को जन्म दिया है। चीता का नाम क्या था? तो गामनी नाम था। 5 शावकों को जन्म दिया। कहाँ दिया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में दिया गया है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा हो जाएगा, अग्नि फाइल मिसाइल के पास कौन सी तकनीकी है? तो इसके पास कौन सी तकनीकी है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी जो है किसके पास है? तो अग्नि 5 के पास है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, अग्नि 5 का अगर बात करें तो इसको किस किस मिशन के तहत विकसित किया गया है? तो मिशन दिव्यार्थ नामक परियोजना के तहत अपने स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है अग्नि 5, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, अग्नि 5 मिसाइल का विकास किसने किया, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। और कैसी तकनीकी है? तो स्वदेशी तकनीकी के रूप में इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता की अगर बात करें तो वो कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 किलोमीटर है। और ये कैसी मोबाइल है? तो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। ओजन की बात करें तो इसका ओजन कितना है? तो 1 टन से अधिक इसका ओजन है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए का क्या उद्देश्य है? तो सीएए का उद्देश्य की अगर बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, ठीक है, उनको क्या करना है? गैर मुस्लिम शरणार्थी की बात हो रही है, मुस्लिमों की बात नहीं हो रही है। तो उनकी शरणार्थी जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको राष्ट्रीयता प्रदान करना है यानी कि नागरिकता प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और कब के पहले? तो जो लोग 11 मार्च 2024 से पूर्व भारत में आ गए थे उनको, 11 मार्च 2024 से पूर्व जो भारत में आए थे उनको सीएए के तहत गैर मुस्लिम जो है उनको क्या प्रदान किया जाएगा? तो नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा, सीआईएसएफ की स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और सीआईएसएफ क्या है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो सिलियन मर्फी द्वारा जीता गया है यह पुरस्कार। और 96वें ऑस्कर पुरस्कार के रूप में कहाँ पे जीता गया? तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित हुआ था, वहां पे जीता गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ये आपके सिलियन मर्फी हो जाएंगे।
नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? तो ये आपका हो जाएगा ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये आपका हो जाएगा सात्विक साईराज, रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी द्वारा जीता जाता है। ठीक है। अगला हमारा देखते हैं, भारत में खसरा और रुबेला। भारत में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार क्यों मिला भारत को? भारत को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो खसरा और रुबेला चैंपियन सब पुरस्कार मिला। और क्यों मिला? तो खसरा और रुबेला के मामलों में कम करने में उल्लेखनीय प्रगति अगर बात की जाए, ठीक है, उसके उत्थान के लिए भारत को कौन सा पुरस्कार मिला? तो खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में कौन पहुंचा? तो कौन पहुंचा? तो लक्ष्य सेन द्वारा सेमीफाइनल में पहुंचा गया है। और कौन है? तो ये भारतीय शटलर है। ठीक है, याद रखिए लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? तो भारतीय शटलर है ये। और कहां पे? तो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल वर्ग में ये सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, INS जटायु क्या है? INS जटायु क्या है? तो मिनी द्वीप द्वीप, ठीक है, मिनी का है, लक्षद्वीप के बीच एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया जा रहा है और उसका नाम क्या रखा गया है? तो INS जटायु रखा गया है। कहाँ कहाँ पे? तो मिनी द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य, ठीक है, स्थापित किए गए सैनिक अड्डा का नाम क्या रखा गया है? INS जटायु रखा गया है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किस लिए बनाया जाता है? तो दुनिया भर में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान को पहचानने और उनको सम्मान देने के लिए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है? साहित्य अकादमी द्वारा मनाया गया 2024 में नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव मनाया गया और उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया है जो साहित्योत्सव। साहित्योत्सव नाम दिया गया है उसको। किसके द्वारा मनाया गया? तो साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया? तो 11 से 16 मार्च के मध्य आयोजित किया गया, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, कौन सा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित करती है? तो वो आपका हो जाएगा, देखिए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिरता की बात हो रही है तो उसके लिए कौन सा? तो ग्रीन चैंपियन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, और किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो ये पुरस्कार का उद्देश्य जो है वो कहानी कहने, सामाजिक परिवर्तन की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रभाव का जश्न मनाना इसका, ठीक है, क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो किसके द्वारा जीता गया था? तो यतिन भास्कर दुग्गल द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो वो आपका संगीत हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, नाटक हो जाएगा और लोक कला हो जाएगा। कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला, 4 क्षेत्र हो जाएंगे। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा दिया गया है। और कहाँ पे? तो दिल्ली में दिया गया है। और कौन से नंबर का था ये? तो 94वें नंबर का था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, निक्की हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 में राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में कौन बना हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली का कौन सा स्टेशन सबसे गहरा है? पानी के नीचे अगर मेट्रो प्रणाली की बात करें तो सर्वप्रथम कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का हावड़ा मेट्रो स्टेशन आ जाता है। और यही क्या है? तो ये हावड़ा मेट्रो स्टेशन क्या है? तो वो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हो जाएगा। पानी के नीचे की बात हो अगर तो नदी के नीचे स्थित हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा स्टेशन है, जिसकी सुरंगें जल स्तर के कितने मीटर नीचे है? तो 32 मीटर नीचे तक फैली हुई हैं। पानी के अंदर मेट्रो सुरंग किस नदी के नीचे बना है? तो कौन सा नदी हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में आप देखा, और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वर्तमान में नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ,
सॉरी, ये शहबाज शरीफ हो जाएगा। मैंने नवाज शरीफ पे क्लिक कर दिया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? शहबाज शरीफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, शहबाज शरीफ किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, PMLN हो जाएगा इनकी पार्टी का नाम। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? तो किस संगठन की जिम्मेदारी होगी इसके लिए? तो नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा, ठीक है, इसके जिम्मेदारी ली जाएगी। और कि भारतीय रिजर्व बैंक 2024 में इंटरनेट बैंकिंग के लिए इंटर ऑपरेटेड भुगतान प्रणाली लॉन्च करेगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो वो आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस क्या किया है? तो गर्भपात के अधिकार को, ठीक है, अपने संविधान में शामिल किया गया है। ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य किसानों को भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए किया गया है। और इस पहल का प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों को भंडारण व्यवस्था में आसान बनाएगी और किसानों की जो उपज है उसे उचित मूल्य प्राप्त कराने में सहायता होगी। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या है? तो लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना इसका मुख्य विषय हो। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, डेप कनेक्ट। डेप कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहन करना डेप कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। और इस आयोजन का उद्देश्य की अगर बात करें तो स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा देश की रक्षा नवाचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होगा। 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में मनाया जाने वाला उद्यान, ठीक है, उत्सव कौन है? तो वो कौन सा उद्यान उत्सव मनाया गया? तो एक शानदार फूल उत्सव मनाया गया। कब मनाया गया? तो 2 फरवरी से 31 मार्च तक मनाया गया है। कहाँ पे? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, जो अमृत उद्यान है, मुगल गार्डन था, मुगल गार्डन को क्या नाम बदल के परिवर्तित कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है और इसे खोल दिया गया है सभी नागरिकों के लिए। कब? तो 2 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक के लिए। और किस उत्सव के तहत? तो एक शानदार फूल उत्सव नाम दिया गया है इसको। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, एन NUCFDC, NUCFDC, ठीक है। इसकी बात करें अगर तो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, ये क्या है? तो राष्ट्रीय शहरी और सहकारी विकास निगम जो है, वित्त और विकास निगम जो है, ये क्या है? जो छात्र संगठन के रूप में कार्य करता है। इसका संबंध किससे है? तो छात्र संगठन से। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है, NUCFDC का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी अगर बात करें तो किसके द्वारा शुरू की गई? तो नितिन गडकरी द्वारा। और कब? तो 1 मार्च 2024 को इसको शुरू की गई है, जौनपुर में शुरू की गई है, इसकी आधारशिला रखी गई है। कौन कौन से शहर जुड़ेंगे इसके तहत? तो अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर। रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य ने तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई? तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए हैं? तो लगभग 3907 जो है व्यक्तियों के साथ तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा 1 करोड़ घरों में छत पर क्या होता है? तो सौर प्रणाली स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत कितने परिवे टोटल किए जाएंगे? कितने रुपए? तो वो आपका हो जाएगा 75,021 करोड़ रुपए इसके टोटल परिवे का लक्ष्य रखा गया है। किस विश्वविद्यालय ने चौथे विश्व खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में समग्र चैंपियनशिप जीती? तो किस विश्वविद्यालय द्वारा जीता गया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर 2023 समापन की बात करें तो कब समापन हुआ इसका? तो 29 फरवरी 2024 को। कहाँ पे? तो गुवाहाटी में इसका समापन हुआ है। किसने सर्वाधिक, ठीक है, समग्र रूप से चैंपियनशिप जीता? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा जीता गया। कितने? तो 32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य पदकों के साथ टोटल 71 पदकों के साथ जीता गया है। समापन कहाँ हुआ है? तो गुवाहाटी यानी कि असम में हुआ है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये आपका हो गया टोटल
ठीक है? पूरा फुल मार्च मंथ का संपूर्ण करंट।